हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। यकीन दिलाता हूं पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल दिल में उतार दूंगा। याद रखिएगा, एक भी डाउट रहने नहीं वाला है। ओके, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और एक बात और, इफ यू वांट टू गेट 70 आउट ऑफ 70 तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। अदरवाइज रीलबाजी तो बहुत चलती है, बहुत इंटरटेनमेंट चलता है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल स्टडी करनी है तो इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और ये मेरा वादा है, अगर 70 से 69 हो जाए तो आपका जो मन हो वो कमेंट पे लिखकर चले जाइएगा। याद रखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। द अल्फ्रेड वर्नर, द स्विस केमिस्ट, अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट थे। उन्होंने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में सोचा। पहली बार उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस किया और उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातें बताई। ठीक है, यहीं से अपन शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ओके, चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग तरह की वैलेंसीज को शो करते हैं। साथ में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट भी फॉर्मेशन होता है। और उसके साथ उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप किया। ओके, तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ओके, चलिए तो सबसे पहले द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, this is the Swiss chemist. ओके, उन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, कंपाउंड्स की स्टडी की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को भी बताया। ओके, चलिए तो देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। सबसे पहले कंपाउंड्स हैं CrCl3, CuCl2, PdCl2। उन्होंने बताया कि इन ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी अलग अलग वैलेंसीज होती हैं। दो तरह की वैलेंसीज को शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो उन्होंने बताया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी वैलेंसी, जैसे ये है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है बेटा, 3 है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी क्या है, 2 है। ओके, मतलब ये सब की सब क्या है, प्राइमरी वैलेंसीज है। ओके, और उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनकी अगर अपन कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से वो कंपाउंड्स हैं जो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन करते हैं जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है। ओके, तो चलिए देख लिया जाए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्चुअली क्या है, बार बार देखना पड़ता है, थोड़ा सा है ना, कभी कभी क्या होती है, ब्लरिंग होने लगती है। ओके, तो बार बार मोबाइल चेक करना पड़ता है ना कि आपके पास जो लेक्चर पहुंचे ठीक ठाक वीडियो क्वालिटी का पहुंचे। है तो आखिर होम सेटअप ही। ओके, तो ये कोशिश रहती है आपकी। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, तो ये कुछ कंपाउंड्स मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रखे हुए। अब हमें देखना है कि कौन से ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनके रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। एक चीज आप समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर जितने भी कंपाउंड लिखे हैं इन सबका जो सेंट्रल मेटल है, बताऊंगा सेंट्रल मेटल्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे समझना क्या है वो जरा देखिए। सर, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में क्या कर लेता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। CO NH3 का होल 6 एंड नाउ दिस इज Cl3। ओके, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कोबाल्ट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है बेटा, ओके, तो याद रखिएगा जो कोबाल्ट है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मैक्सिमम उसकी जो वैलेंसीज है वो क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होने पाए। ठीक है, ये उतनी रहेगी ही रहेगी। ठीक, अभी इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आपको समझना है। ठीक, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ,
सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक, तो याद रखिए यहाँ पर ये कितने कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है ना, तो 3 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे समझिए। ठीक है, 3 AgCl आपको मिल जाएंगे, अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 लगा सकते हैं। ठीक, यानी कि ये सिल्वर क्लोराइड का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, कितने मोल्स मिलेंगे, 3 मोल्स मिलेंगे। ठीक है, अब कहानी को बहुत आगे से ध्यान से समझिए। अब क्या है यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा, CuNH3 का होल 5। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे कितने हैं, ये Cl2 है ना। अब याद रखिए मैंने क्या बोला है, कोबाल्ट को मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो है ना, तो एक Cl अपन को यहाँ से इसके साथ ले लेना है ये। ठीक, अब एक Cl बस हमें क्या करना है, बाहर रखना है। क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक Cl अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। ओके, तो अपन को देखना है कि कितने मोल्स AgCl यहाँ पे अपन को मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये CuCl2 है ना, तो एक अपन को यहाँ से एक इसके अंदर ले लेना है, तो यहाँ 5 और 1 कितना हो गया, 6, सिर्फ एक Cl है। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl क्या होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप नेक्स्ट कंपाउंड को जरा देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड में आपको क्या कहानी मिलने जा रही है, ये भी देखिए जरा, इसमें आपको कितने प्रेसिपिटेट मिलने जा रहे हैं वो भी देखिए। अब मैं इसको कंपाउंड को बनाता हूं जरा, क्या बनाऊंगा, CO, ये NH3 है, इस NH3 का मैं क्या करूंगा, होल 4। ध्यान से देखिए, क्या, CONH3 का होल 4, 2 क्लोरीन मुझे इससे लेने हैं, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट के 6 तक ले जानी है। तो अभी अपने पास यहाँ पर 4 अमोनिया तो हो गए, 2 क्लोरीन मुझे और लेने हैं, तो ये मैंने 2 क्लोरीन ले लिए, अब 1 क्लोरीन बचेगा। तो सिर्फ और यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, AgNO3 के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे 1 मोल ऑफ AgCl क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर, आपको ये ध्यान देना है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6 है, 4 और 2 6 है। बताएंगे क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, चिंता नहीं करनी है, बट शुरुआत क्योंकि यहीं से होती है। अल्फ्रेड वर्नर ने बताया कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो उसको अपन ने इस प्रकार से समझाया है। ठीक है, अब इसके बाद जरा इसको भी देख लीजिए, आई थिंक ये दोनों सेम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं, अगर चेंज हो जाए तो आप लोग कहें तो चेंज कर दिया जाए। ठीक है, इसको COCl2 4NH2 ये भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक, तो जरा देखिए, समझ रहे हो बात को, क्या करना है आपको, एक चीज मेंटेन करके रखनी है, क्या, जरा समझिए, आपको एक चीज मेंटेन करके रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, और याद रखिएगा जो अमोनिया है ये सब के सब न्यूट्रल है, ये कभी भी काउंटर आयन नहीं बनेंगे, कभी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं होंगे। ठीक, यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था तो 3 के 3 AgCl प्रेसिपिटेट में मिल गए। यहाँ पर आपको ये देखिए 5 NH3 तो आपने जोड़ दिए, एक की कमी थी, एक अपन ने इससे ले लिया, सिर्फ 1 मोल AgCl मिलेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 NH3 है, 2 यहाँ से, तो आपको 1 मोल AgCl मिलेगा। बात समझ आ रही है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अलावा जितने भी Cl हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको AgCl देंगे। क्लियर हो गई बात, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अल्फ्रेड वर्नर ने बताया था। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, इस प्रकार हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और जो अमोनिया है वो एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि कभी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं होगा, जो कि कभी भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिलेगा नहीं। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कौन मिलेगा, क्लोराइड जो होगा वो आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। गॉट इट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलिए। अब इन कंपाउंड्स को जरा देखिए, इन कंपाउंड्स में क्या बात है। ठीक है, इनको भी सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, PD और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 का होल 4। याद रखिएगा जो पैलेडियम होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, उसकी मैक्सिमम होती है, इस वजह में इसमें 4 से ज्यादा ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो PDNH3 का होल 4 मैंने बताया है, अमोनिया हो गया, H2 हो गया, ये सब के सब क्या है, न्यूट्रल है, ये कभी भी काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको ये कंपाउंड मैंने बना दिया। ठीक, अब इसमें मैं एक्सेस ऑफ क्या ले लेता हूँ, AgNO3 क्या ले लूंगा, AgNO3 ले लूंगा, तो मुझे AgCl का प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा।
ठीक, ये AgNO3 लिया, तो यहाँ पर आप बताइए कितने कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे आपको, यहाँ से आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ AgCl, क्या 2 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। याद रखिए अगर कोई ऐसा केस होता कि यहाँ पर NH3 का होल थ्राइज होता है ना, और सपोज ऐसा होता है NH3 तीन NH3 होते और दो Cl होते, तो मैं एक Cl इससे ले लेता, ठीक, क्योंकि पैलेडियम जैसे अभी अभी मैंने बताया कि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 रख मेंटेन करके रखना है, ठीक है, इसी प्रकार पैलेडियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 मेंटेन करके रखना है। और याद रखिएगा अधिकतर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे हैं, अधिकतर उपसंयोजक यौगिक ऐसे हैं जो उपसंयोजक संख्या 4 और 6 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 99.9% ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहां से आपको कितना मिला, अब जरा देखिए, ये भी कहानी है, ये सब आपको जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको एनर्जी मिलती जाएगी। ओके, तो अभी एनर्जी मिलती जाएगी मतलब आपको मजा आने लगेगा। ओके, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से समझा है, अगर आपको चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, अब देखो ऐसा है बेटा, रीलबाजी नहीं हो सकती है ना, कि मैं यहाँ पे डबल मीनिंग बातें करूं आप लोगों से, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट इधर उधर लेके जाऊं, फिर आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, मैंने बोला ना अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो आपको इस प्लेटफॉर्म में आना ही आना है। अगर एंटरटेनमेंट देखना है कि 1 घंटे के लेक्चर में आधे घंटे इधर उधर की फालतू बातें चल रही हैं तो फिर एज यू विश। ओके, लेकिन अगर 1 घंटे का लेक्चर है और 1 घंटे पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म में आना है एंड यू गेट 70 आउट ऑफ 70। ओके, चलिए, तो यहां से अब जरा देखिए, निकिल को मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O का होल 6, ठीक, और ये Cl2 क्या हो जाएगा बाहर। ठीक, तो यहां पे भी आपको याद रखिएगा कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे, AgNO3 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो 2 मोल्स, ये सब एक्सेस में होता है, याद रखिएगा बेटा, ये सब AgNO3 सारा का सारा एक्सेस में है। ओके, तो यहां से आपको फिर से क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो जाएंगे, बाहर मिल जाएंगे। ठीक, ध्यान से समझते चलेगा। इसके बाद अब जरा देखिए इन कंपाउंड्स को, इसको जरा देखिए, अब इसके साथ क्या होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पीटी है ना प्लैटिनम, वो भी क्या करता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां से PtCl4, PtCl4 और 2 Cl ये रहे, ये देखिए, ठीक है, 4 Cl ये हैं, 2 Cl, तो ये क्या हो जाएगा, PtCl6 हो जाएगा और 2H2 बचे वो यहाँ पे। ठीक, क्या अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहां से कोई प्रेसिपिटेट जैसा कुछ चीज मिलने वाली है कि यहां से तुम्हें कोई प्रेसिपिटेट मिलेगा, बिल्कुल प्रेसिपिटेट यहाँ पे तुम्हें नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है, आप AgNO3 डालिए लेकिन आपको कोई भी प्रेसिपिटेट यहां से मिलने वाला नहीं है, याद रखिएगा, नो PPT ऑफ AgCl। क्लियर, इस प्रकार क्यों, क्योंकि प्लैटिनम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मैक्सिमम 6 शो करता है वो। ठीक है, तो वहां तक आपको ले जाना है, उसके आगे अगर आपको कुछ मिलता है काउंटर आयन में तो आप उसको प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, कंपाउंड बनाने के आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कंडक्टिविटी अपन कैसे जानेंगे, किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कंडक्टिविटी मैक्सिमम है और किसकी क्या है, मिनिमम है। ओके, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने, ठीक, आपको इनकी कंडक्टिविटी बताना है और बताना है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, आप याद रखिएगा, जो भी काउंटर आयन होते हैं यानी जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं वो आयोनाइज होते हैं और जो अंदर होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पीसी होती है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने आपको आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे बताएंगे जरा देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटेगा बेटा, CONH3 का होल 6 ये एक कहलाएगा और हाउ मेनी Cl 3, तो ये 1:3 टाइप का हो जाएगा। क्या ये पूरा का पूरा याद रखिएगा, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी ये टूटेगा तो ये पूरा एक रहेगा, एक आयन होगा और ये 3 क्लोरीन के आयन, तो ये किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा बेटा, 1:3 टाइप का। किस टाइप का, 1:3 टाइप का ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। 1 ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 3Cl। ठीक है, इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, ये जरा देखिए, CONH3 का होल 5 ये पूरा का पूरा एक है और ये क्लोरीन कितने 2, तो ये कैसा हो जाएगा 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा ये।
कमेंट सेक्शन पे आपको मुझे बताना है कि ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1:2 टाइप का है या 1:1 टाइप का है या 1:3 टाइप का, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक, एक चीज और समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा इनमें से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं दोनों के आयंस की बात करूं तो 3 और 1, यहाँ पे 4 आयंस मिले, यहाँ पर 2 और ये पूरा का पूरा 1 है, याद रखिएगा। तो 2 और 1 3, यहाँ पर कितने आयंस मिले, 3 आयंस मिले, यहाँ पे कितने आयंस मिले, टोटल नंबर ऑफ आयंस, क्या टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे आपको कितने मिले 4, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको यहाँ कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। तो याद रखिए जो कंडक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ आयंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ठीक, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर आयंस कितने हैं, 4 हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ये किस टाइप का बेटा इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। याद रखिएगा ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है और किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है ऑन द डिसोसिएशन तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता ज्यादा होगी। ठीक है, और किस टाइप का ये इलेक्ट्रोलाइट है यानी विद्युत अपघट्ट है वो भी हम इससे जान पाएंगे। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आप जरा देखिए मैंने क्या बोला कि वर्नर्स ने क्या किया था, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी के बारे में समझाया था। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, ये पोस्टुलेट्स मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताए हुए हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसमें दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ध्यान से समझिएगा एक एक बात, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है, आयोनाइज होती है, यानी जब भी अपन क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, मतलब ये आयोनाइज नहीं होती। ठीक, उसके बाद बोला गया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। क्या, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को बोला गया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक, इसके बाद बोला गया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसका किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ओके, जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो डिसाइड करती है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, ऑक्टाहेड्रल्स होगी। इन ज्योमेट्रीज को अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। क्या, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी वैलेंसी, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अलग अलग ज्योमेट्री होती है, अष्टफल की, चतुष्फल की, वर्ग समतली, यानी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सारी की सारी जो ज्योमेट्रीज होती हैं वो कौन डिसाइड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है। ठीक, और इन्हें अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स बोलते हैं। ये जो ज्योमेट्री बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। अब जरा सा थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। दूसरी बात, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली क्या, द प्राइमरी वैलेंसी जनरली सेटिस्फाइड बाय, जो सामान्य तौर पर जो प्राथमिक संयोजकता होगी, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो निगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाई होगी, यानी जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो सामान्यतः निगेटिव आयंस होगी। ओके, इसके बाद बोला गया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, क्या, सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल है, ये सामान्यतः कैसी होगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें या तो फिर निगेटिव आयंस होंगे। क्लियर हो गई बात। अब मैंने ये पोस्टुलेट्स लिख दिए क्योंकि ओवरऑल आपको नोट्स भी बनानी है, आपको एग्जाम में लिखना भी है, तो सिर्फ मेरे लेक्चर से आपको वो बातें क्लियर नहीं होंगी, आपको नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको एक बार और रीड करके बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी नोट पे मेंशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बोला गया वर्नर्स थ्योरी फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोला गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो तरह की वैलेंसीज को शो करते हैं, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी।
वैलेंसी। ओके, अब जरा अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे प्राइमरी वैलेंसी कैसे सेकेंडरी वैलेंसी, तो सपोज दैट आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CONH3 का होल 6 और ये Cl3, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बोला गया कि ये जो यहाँ पे ये NH3 लगा हुआ है ना, इसको कंसीडर किया जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी की तरह। क्या ये जो आपकी है ये क्या बेटा, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, और इसी सेकेंडरी वैलेंसी को बोला गया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। क्या ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। क्लियर। इसके बाद ये जो बेटा ये, ठीक है, अब मैं अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, क्या निकालूं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालने जाता हूं तो जिसकी निकालते हैं, याद रखिएगा ये सेंट्रल मेटल आयन है, अभी सारी चीजें बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि थ्योरी पहले आ गई तो आपको बताना ही है। तो ये क्या बेटा, सेंट्रल मेटल, यहाँ पर जो कोबाल्ट है बेटा ये सेंट्रल मेटल आयन है, या इसी को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। अमोनिया हमारा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब वो यहाँ पे एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। और यहाँ पर एक क्लोरीन का -1 है, तो 3 क्लोरीन क्या हो जाएंगे, -3 इक्वल टू व्हाट, 0। तो x इक्वल टू क्या होगी, 3। तो बोला गया कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है 3, ये सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। और आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसको आयोनाइज कराऊंगा, अभी अभी मैंने बताया कि जब मैं इसको आयोनाइज कराऊंगा तो एक आयन ये होगा और 3 Cl ये होंगे, यानी ये जो है ये आयोनाइजेबल है बेटा। क्या है ये, आयोनाइजेबल है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 आई है, ध्यान से समझ लीजिए, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आई है ये नॉन आयोनाइजेबल है, और ये किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है और आयोनाइजेबल होती है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सामान्यतः निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव। और ये देख लीजिए, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये सामान्यतः कैसी है, निगेटिव है। जो Cl है वो कैसे होते हैं, निगेटिव आयंस है। क्लियर। जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी है, सॉरी अगर मैंने सेकेंडरी बोल दिया, जैसे प्राइमरी वैलेंसी, क्या प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होगी, सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी, और ये क्या होगी, आयोनाइजेबल होगी। क्या होगी, आयोनाइजेबल होगी। क्लियर। अब जरा देखिए सेकेंडरी वैलेंसी, यहां पर ये सेकेंडरी वैलेंसी और ये नॉन आयोनाइजेबल है। अगर मैं इसको आयोनाइज कराऊंगा तो कभी भी अमोनिया आयोनाइज नहीं होगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं जाएगा, तभी तो ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, एक आयन ये और एक आयन ये। क्लियर। और ये कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और साथ में इसमें क्या हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। क्लियर। इसके बाद बोला गया कि इसी कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से क्या डिसाइड होगी, ज्योमेट्री। याद रखिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से क्या डिसाइड होगी, ज्योमेट्री डिसाइड होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड है, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं तो जरा देखिएगा कैसे बनती है। ठीक है, हाँ देखिएगा, ये यहाँ पे ये मैंने कोबाल्ट लिया, सेंट्रल मेटल, छोटा ही बना रहा हूं, ये इसको 1:3 को यहां लिख देता हूं ये। ठीक है, यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, NH3, यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, NH3, ध्यान से देखते चलिएगा। यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, NH3, यहां पे क्या जोड़ दिया, NH3, इधर भी क्या जोड़ दिया मैंने, NH3। याद रखिएगा जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल है। क्या है, डायरेक्शनल। ये सब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, ये क्लियर। अब मुझे क्या जोड़ने, 3 Cl जोड़ने, क्या जोड़ने। अब देखिए इसकी जो ज्योमेट्री है ना बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल है। क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ये यही है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या मतलब, किसी भी कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से जो उसकी ज्योमेट्रीज होती हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो कितनी है, ऑक्टाहेड्रल है। अब बताइए Cl का क्या रोल है इसमें, Cl का क्या रोल है इस कंपाउंड की ज्योमेट्री में, कोई रोल नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्लोरीन को कहीं भी जहां आपका मन है आप इसको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दीजिए, ये जहां आपका मन है वैसे आप दिखा दीजिए, जहां आपका मन है। ठीक, चाहे कहीं भी जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो Cl है, ये कहीं भी जुड़ जाएं। याद रखिएगा, ये ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक, ज्योमेट्री को कौन डिसाइड करेगा, ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा कौन, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगी। ठीक, तो सोच 2 टाइप ऑफ लिंकेज, ये 2 तरह की लिंकेज दिखाते हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है, ये देखिए डॉटेड लाइन से बनाई गई हैं, ये कैसी हैं, आयोनाइजेबल है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट भी अंडरलाइन कर रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये नॉर्मली कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है।
इट इज सेटिस्फाइड बाय, किससे सेटिस्फाइड होंगी? निगेटिव आयन से। मतलब किसमें क्या ज्यादा होंगी? निगेटिव आयंस क्या होंगे? ज्यादातर मिलेंगे आपको प्राइमरी वैलेंसी में। एंड इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो याद रखिएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इस सेंट्रल मेटल, याद रखिएगा ये है सेंट्रल मेटल, इस सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी। क्लियर? इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है। ये देखिए, ये है सेकेंडरी वैलेंसी, ये नॉन आयोनाइजेबल, ये कभी भी आयोनाइज नहीं होंगी। ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। नॉन आयोनाइजेबल मतलब अनायनिक, ठीक। एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय, ये किससे सेटिस्फाइड होंगी? सामान्यतः निगेटिव आयंस होंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? निगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एंड इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड। और ये किसके बराबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, यानी जो द्वितीयक संयोजकता है वो उप सह संयोजन संख्या के बराबर है। क्लियर? ठीक। एंड क्या बोला गया? इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन एंड फिक्स्ड फॉर द मेटल। याद रखिएगा, हर एक मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। क्लियर? क्या? हर एक मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती है और ना इससे कम हो सकती है। बात समझ आई? हर एक मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? फिक्स है। फिर से बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिसाइड करेगी किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन या ज्योमेट्री डिसाइड करेगी। ओके। इसके बाद आयंस एंड ग्रुप बाउंडेड बाय द सेकेंडरी मेटल, सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल हैव स्पेशल अरेंजमेंट। इसी को बेटा स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है? मान लो किसी कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है? जरा देख लीजिए, ये यहां मैंने 2 Cl जोड़ दिए, यहां 2 NH3 जोड़ दिए, ये तो ये क्या हो गया बेटा? स्पेशल अरेंजमेंट। दिस इज व्हाट, ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये ऐसा कंपाउंड है, ये Cl इधर लिख लो, ऐसा कंपाउंड है, ये ऐसा है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बेटा? 4 है। अब ये जो ज्योमेट्री आई है वो क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। क्या है ये? स्क्वायर प्लेनर है। ये कैसी है बेटा? ऑक्टाहीड्रल है। कैसी है ये? ऑक्टाहीड्रल है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड कर रही। क्या? जो द्वितीयक संयोजकता है वो डिसाइड कर रही है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या बोला जाता है इन्हीं को? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोला जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं ये इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार बाइंड अप कर देते हैं फटाफट जल्दी से, इस इस कॉन्सेप्ट को बाइंड अप करेंगे, चैप्टर और लेक्चर को नहीं अभी। ओके, क्या बोला? जो वर्नर थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी। वर्नर की थ्योरी में बोला गया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, यानी जो प्राथमिक संयोजकता होती है, वो आयोनाइजेबल होती है और ये किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। ठीक, ये सामान्यतः कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। क्लियर होगी बात? मतलब ऋणात्मक आयंस या ऋणात्मक स्पीसीज जुड़े होंगे। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी में कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद बोला गया जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, उपसहसुन संख्या के बराबर होती है। इसमें निगेटिव भी मॉलिक्यूल और निगेटिव आयंस हो सकते हैं, ऋणात्मक आयन, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल उदासीन अणु हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है और उस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा? इनकी अलग अलग ज्योमेट्री होती है। इन्हीं ज्योमेट्रीज को अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आयोनाइजेबल हैं, तो उनको डॉटेड लाइन से अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सॉलिड लाइन से एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर किस प्रकार से, कहाँ प्राइमरी वैलेंसी, कहाँ सेकेंडरी वैलेंसी है, कहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, उसके बाद इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। ठीक है, आपको बता देता हूँ, डबल सॉल्ट का मतलब होता है कुछ बेसिक, जैसे कार्निलाइट हो गया, फिटकरी हो गया,
ये ऐसे कंपाउंड्स है जो डबल सॉल्ट हैं। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि ये मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और जो जो आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो वो सबका टेस्ट देते हैं। अगर मैं अमोनियम फेरस सल्फेट ले लूं तो मैं एक एक सल्फेट इसमें जो प्रेजेंट है, इसमें अमोनियम प्रेजेंट है, इसमें पोटेशियम प्रेजेंट है, जो जो आयंस प्रेजेंट है उन सारे आयंस के आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक, जबकि जो डबल सॉल्ट है मैंने आपको बताया कि ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक, और अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो कभी भी इनमें जो आयंस प्रेजेंट है वो आपको टेस्ट नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूं, एमपी बोर्ड में दो दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया सीधे 3 मार्क्स में। ओके, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए। अब देखो बेटा क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि चुटकी बजाते हुई और स्लाइड खिसकाते ही कभी आपके सामने कुछ प्रेजेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ बाकायदे लिखना पड़ता है और अगर मैं लिखता रहूं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए आपके लिए जरा देखिए एक एक चीज समझा देता हूँ। क्या बोला गया, retains identity in solid state but loses their identity in solution state। मतलब जब ये सॉलिड स्टेट में है तब तो ठीक है, अपनी आयंस अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इनको क्या करूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक, फिर क्या बोला गया, रिटेन्स इन बोथ सॉलिड एंड सॉल्यूशन। अब ये दोनों स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। ये सिर्फ सॉलिड में मेंटेन करके रखेंगे, जैसे फिटकरी हो गया, जब सॉलिड है तब आप इसका अलग अलग टेस्ट नहीं ले सकते। ठीक है, अलग अलग टेस्ट का मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, आप अलग से नहीं टेस्ट। लेकिन जब आप इसको सॉल्यूशन में घोलेंगे, जब आप इसको डिसोसिएट कर देंगे तो सारे आयंस अपने इंडिविजुअल टेस्ट शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया रिटेन्स इन बोथ सॉलिड एंड सॉल्यूशन, यानी सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन स्टेट दोनों में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ये अपने आयंस में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, इसको मैं डिसोसिएट करना चाहता हूं, मान लीजिए इसी को डिसोसिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, 2K पॉजिटिव, SO4 यहाँ पे 1 और 3, कितने SO4 हैं, 4, तो 4SO4, 2 माइनस, एल्युमिनियम कितने हैं, 2, तो 2Al प्लस 3। ठीक, और क्या है, ये वाटर है, यानी सारे आयंस डिसोसिएट हो गए, पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, एल्युमिनियम अलग, यानी ये एल्युमिनियम का भी टेस्ट दे देगा, सल्फेट का भी टेस्ट दे देगा, पोटेशियम का भी टेस्ट दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको डिसोसिएट करने जाता हूं तो सिर्फ ये सिर्फ किसमें टूटेगा, पोटेशियम में टूटेगा, और ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर आपको साइनाइड का अलग से कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई साइनाइड है या नहीं। क्यों, क्योंकि ये आयरन के साथ क्या बाइंड अप है। तो बोला गया कि कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ये देखिए पूरी तरीके से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है। एंड गिव टेस्ट ऑफ आयंस, ये जितने आयंस हैं उन सबका टेस्ट देगा। यहां पे क्या बोलेगा, डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा, FeCN का होल 6 ये पूरा अलग हो जाएगा, लेकिन CN अलग नहीं जाएगा कि CN और आयरन अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पे ये पूरा अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, लेकिन कभी भी क्रोमियम से H2O अलग नहीं होगा, वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करेगा। डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ आयंस, अगर अब मैं चाहूं कि मुझे इससे साइनाइड का टेस्ट मिल जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे मुझे सारे आयंस का टेस्ट मिल जाएगा। ये अंतर है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसमें, डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। हिंदी मीडियम वाले भी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख लिया करें। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ये मेंटेन सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में रखते हैं। ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये पूरी तरीके से अवयवी आयनों में नहीं टूटते। ये टेस्ट यानी परीक्षण देते हैं और ये आयंस का परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, सीधे सीधे एनसीईआरटी के एग्जांपल है। कार्नेलाइट, क्या कार्नेलाइट, KCl MgCl2.6H2, ये डबल सॉल्ट है। FeSO4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, ये मोहर सॉल्ट है। ये आपका पोटास एलम है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अगर समझ नहीं आया थोड़ा सा जूम कर लिया करिए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट। ओके, इसके बाद K4FeCN का होल 6, CrH2O का होल 6, Cl3, ये क्या है, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा जाता है। ओके, और एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं कि मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, पोटास एलम इज अ डबल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए,
तो अब आपने डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर दिया। अब यहां से अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक एक बात समझने जा रहे हैं। लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल आयंस क्या होते हैं, क्लियर होगी बात। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, काउंटर आयन क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका बाहर है, ये स्फीयर के जो बाहर है, इसे अपन बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आयन। और एमपी बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन यही कंपाउंड देकर पूछा गया था कि काउंटर आयन क्या है इसका। ठीक, तो याद रखिएगा पोटेशियम इसका काउंटर आयन है। ठीक, इसके बाद बोला गया ये कोऑर्डिनेशन, ये जो इतना है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, याद रखिएगा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, द स्पीसीज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, TITIES। ओके, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। ठीक, ये आपका क्या है, काउंटर आयन है। एंड नाउ दिस इज बेटा सेंट्रल मेटल एटम, या इसी को बोलते हैं बेटा सेंट्रल मेटल आयन। क्या, और याद रखिएगा ये लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, क्या है ये, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब होता है एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। तो याद रखिएगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जहां पे भी आपको सेंट्रल मेटल आयंस में ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेंगे वो सब के सब लुईस एसिड है। एनसीईआरटी में बाकायदे बोल्ड लेटर में लिखा गया है। ठीक, कि जो सेंट्रल मेटल आयंस है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो एक प्रकार से लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया ये लिगेंड है। क्या है, दिस इज द लिगेंड। ये क्या है बेटा, लिगेंड है। ठीक, और अगर मैं ये बोलूं कि लिगेंड लुईस बेस है, क्योंकि लिगेंड ही यहाँ पे क्या करेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक लिगेंड लुईस बेस हो, लेकिन हर एक सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड होगा। लेकिन लिगेंड लुईस बेस, हर एक लिगेंड लुईस बेस नहीं होगा, क्योंकि लुईस बेस के लिए क्या होना चाहिए, आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपको देने हैं। ठीक है, जबकि जो लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। तो मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो हमारा लिगेंड है वो लुईस बेस ही हो जाए। ठीक है, लेकिन सेंट्रल मेटल हमेशा एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। गॉट इट। तो ये चीजें समझ लीजिए आप। ठीक, ये हो गया आपका काउंटर आयन जो बाहर है, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, या इसी को अपन आयन बोलते हैं, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सीधा सीधा एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काउंटर आयन क्या होता है, ये कंपाउंड दिया गया था और मैच द कॉलम में साइड में लिख रखा था काउंटर आयन। तो याद रखिएगा इसका काउंटर आयन है। ये जो यहाँ पे साइनाइड जुड़ा हुआ है ना, दिस इज, ये जो साइनाइड जुड़ा हुआ है बेटा, ये है लिगेंड। क्या है बेटा, ये लिगेंड। इसी के बारे में अपन बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे आगे। अब बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिगेंड ही होने वाला है। ठीक है, फिर लिगेंड्स के टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। इसके हिसाब से हम उसके लिगेंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इतनी बात समझ गए आप लोग, इसको जरूर लिख लें। ये क्या है, काउंटर। वो नहीं हो मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पे भी काउंटर आयन हो, यहाँ पे बाहर भी हो सकता है। ठीक है, वो काउंटर आयन कहलाएगा। ये जो चीज है ना, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो साइनाइड जुड़ा है बेटा वो क्या है, लिगेंड है। ये जो 6 लिखा हुआ है, मैंने बताया कि एक प्रकार की सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। ठीक, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आयन, दिस इज द लुईस एसिड। क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक एक चीज डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, लिगेंड। मैंने क्या बताया, सेंट्रल मेटल आयन से फिक्स नंबर में जो भी स्पीसीज जुड़ी होती है वो लिगेंड्स कहलाती है। क्या, सेंट्रल मेटल आयन से फिक्स नंबर में जो भी एंटिटी जुड़ी होगी वो लिगेंड कहलाएगी। ठीक है, लिगेंड को बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो लिगेंड, जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या फिर उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, या फिर कभी कभी आपको ऐसे भी एक्सेप्शन मिलेंगे कि पाई बॉन्ड्स के थ्रू भी क्या होंगे, जुड़े होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द आयंस। क्या, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज द लिगेंड्स। क्लियर, तो क्या बोला गया, द आयंस और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। ऐसे आयंस
और ऐसे मॉलिक्यूल बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, सेंट्रल मेटल एटम समझ गए ना, K4FeCN का होल 6. नाउ दिस इज द सेंट्रल मेटल, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन टू विच फिक्स नंबर, क्या फिक्स नंबर में ऑफ आयंस और ग्रुप आर कॉल्ड लिगेंड्स. फिक्स नंबर में जुड़े होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फिक्स नंबर में जुड़े होने चाहिए, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे. कैन बी डोनेट, क्या कैन बी डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बात है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड पाई इलेक्ट्रॉन डोनर. एंड लिगेंड्स इज आइदर लुईस बेस और नॉट. मैंने अभी यही बताया कि जरूरी नहीं है कि हर एक लिगेंड बेस हो, जबकि हर एक सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड होगा. क्लियर. तो ये है लिगेंड की डेफिनेशन. क्लियर. लिगेंड्स इज आइदर लुईस बेस और नॉट. ओके. अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, क्या चार्ज के बेस पे जो लिगेंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखिएगा चार्ज के बेस पर जो लिगेंड्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल्स भी होते हैं. ठीक है. तो अगर अपन पॉजिटिव की बात करें तो जरा देखिए पॉजिटिव क्या है. यहां पर पॉजिटिव, यहां पर जो सबसे कॉमन है वो क्या है, NO पॉजिटिव. इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम. क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम. हालांकि अभी मैं इनका नाम आपको बताऊंगा. ठीक है. तो अभी आप एक काम करिए, नाम मत लिखिए, क्योंकि अगर नाम लिखेंगे तो फिर अभी जब हम लोग डेंटिसिटी के आधार पे बताएंगे, जब IUPAC नेमिंग में पहुंचेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा. अभी याद रखिए NO पॉजिटिव, दिस इज नाइट्रोसोनियम. क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम कहलाता है ये. ठीक है. इसके बाद बोला गया क्या, NO2 पॉजिटिव. क्या NO2 पॉजिटिव, ये आपका कौन सा लिगेंड कहलाएगा, पॉजिटिव लिगेंड. ठीक है. इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम. और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम. ठीक. अब जो निगेटिव लिगेंड है देख लीजिए, जितने भी हैलोजन है, क्या जितने भी हैलोजन है, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सब के सब क्या है बेटा, नेगेटिव है. ठीक है. OH माइनस हो गया, क्या हो गया, OH माइनस, NO2 माइनस. ठीक है. CN माइनस, SO4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस. ठीक. EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, अभी इसके बारे में बताने जा रहा हूं. ये भी क्या हो गया आपका, नेगेटिव लिगेंड हो गया. Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, CN माइनस, SO4 और कार्बोनेटो CO3 2 माइनस. ये सारे के सारे बेटा क्या है, निगेटिव लिगेंड है. क्या है, ये सारे के सारे निगेटिव लिगेंड है. ठीक है. EDTA का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा. ठीक है. इसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, क्या न्यूट्रल, जरा देखिए, अमोनिया न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल, कार्बोनिल न्यूट्रल, EN इथेन 1,2 डाइमीन, ये भी क्या है, न्यूट्रल है. जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, NH2 CH2 CH2 NH2, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड. क्या है ये, न्यूट्रल लिगेंड. शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं. ठीक है. वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन. क्या, इथेन. फिर 1,2 डाईएमीन, दिस इज द नेम ऑफ EN. ठीक. याद रखिएगा जब भी हम लोग कोई भी कंपाउंड देखेंगे तो आपको EN लिखा मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि EN का मतलब क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके. और याद रखिएगा यहाँ पर 2 डोनर एटम हैं. अभी जब मैं डेंटिसिटी के आधार पे बताऊंगा तो जरूर बताऊंगा आपको. ठीक है. यहाँ पर 2 डोनर नाइट्रोजन है. ठीक. इथेन 1,2 डाईएमीन, EDTA हो गया, CO3 2 माइनस हो गया, ये सबके सब क्या बेटा, निगेटिव है. ये कैसा है बेटा, न्यूट्रल है. कैसा है, न्यूट्रल. और न्यूट्रल में क्या क्या हो सकता है, पायरिडीन. क्या, पायरिडीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायरिडीन, PY. अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाउ दिस इज ऐसा, दिस इज पायरिडीन. क्या, PY से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज पायरिडीन. ये भी कैसा है, न्यूट्रल है. कैसा है, न्यूट्रल है. और लिख लीजिए, ये EN का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, CH3NH2, ये भी कैसा बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है. CH3NH2, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड. और लिख लीजिए जरा इस, है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फीन. क्या, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, दिस इज, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है. दिख रहा है, ओके. अभी तो दिखे, हाँ ठीक. क्लियर हो गई बात. तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड लिख दिए. ये मैंने क्या लिख दिए, निगेटिव लिगेंड. ये मैंने लिख दिए
पॉजिटिव लिगेंड, ये नेगेटिव लिगेंड और ये न्यूट्रल लिगेंड। किसके आधार पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पे है। याद रखिएगा, इन सबको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको लर्न नहीं करेंगे तो आप कभी भी IUPAC नेमिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, अगर निगेटिव आएगा तो सबके नाम के अंत में O आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा तो नाम के अंत में EM आना चाहिए, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये न्यूट्रल, और ये आपके लिगेंड की डेफिनेशन है। ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर है। ठीक, बना लीजिए इसको। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, हम लोग लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन। डोनेशन का मतलब है इसमें कितने ऐसे एटम हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसी को अपन डेंटिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के आधार पर ये क्या होते हैं? मोनोडेंटेट, जिसका मतलब एक डोनर एटम, क्या ऐसा लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम हो। डाइडेंटेट, जिसमें दो डोनर एटम हो। ठीक है, दो डोनर एटम होने चाहिए। पॉलीडेंटेट का मतलब जिसमें 3 4 5, 3 4 5 वाली ये कैटेगरी जो होगी वो पॉलीडेंटेट लिगेंड वाली कहलाएगी, 3 4 5 6। ठीक, इसके बाद होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है कि आपके पास दो डोनर एटम हैं, क्या दो डोनर एटम है, लेकिन एक वक्त पर केवल एक ही डोनर एटम के जैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो मार्कर हैं, लेकिन मैं एक वक्त पे एक का ही यूज करूंगा, दैट इज एम्बीडेंटेट। ठीक है, लेकिन डाइडेंटेट क्या होगा बेटा? ध्यान से समझ लो, डाइडेंटेट में एक साथ दोनों एटम क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको? सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको ईडीटी का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो ये देखिए मैं आपको ईडीटी का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। क्या होता है बेटा? CH2 N, यहां पर क्या हो गया? N, यहां से हो जाएगा बेटा CH2COO निगेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CH2COO निगेटिव। यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? CCH2 निगेटिव, इधर भी आपको CCH2। ये है बेटा इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर, EDTA। मैं आपको यकीन नहीं होगा, एमपी बोर्ड में लगातार 2-3 सालों से इसके बारे में पूछा जा रहा है। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा, कभी ये पूछ लिया जाएगा कि ये मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, कैसा है ये। तो मैं आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो EDTA, क्या? EDTA याद रखिएगा, इसका नाम है इथाइलिन, लिखते चलिएगा, इथाइलिन डाइएमीन। डाइएमीन मतलब दो नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, एक ये, दो, 3 4, टेट्रा। और याद रखना ये एसीटेट्स हैं, क्या है? एसीटेट्स हैं। ठीक है, जैसे CH3COO माइनस एसीटेट होता है, एक यहाँ पे बॉन्डिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन कम है। ठीक, तो EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, क्या? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर। अब याद रखिएगा, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसमें 6 डोनर एटम है। कहां है 6 डोनर एटम? ये रहे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 नाइट्रोजन, ये पांचवा और ये छठवां, 6 डोनर एटम है। याद रखिएगा, 6 डोनर एटम इन द EDTA, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब इसी डेंटिसिटी के आधार पे मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट ये आपको बताए जाएंगे। ओके, तो चलिए देख लीजिए, पहले मोनोडेंटेट देख लीजिए, उसके बाद बाइडेंटेट, फिर इसके बाद पॉलीडेंटेट देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, जितने भी हैलोजन हैं, क्या? जितने भी हैलोजन है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सब में एक एक एटम है, तो मोनोडेंटेट ऑब्वियस है। OH माइनस, क्या? OH माइनस, OH माइनस भी तुम्हारा क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। NO2 पॉजिटिव, ये भी तुम्हारा मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव वाला यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं है, यहाँ पे डेंटिसिटी के आधार पे है। ठीक, NO प्लस, ये भी तुम्हारा मोनोडेंटेट है। ठीक है, एक एक चीज देखते चलिए। NH3 अमोनिया, इसमें कौन डोनर है? नाइट्रोजन। ऐसे डोनर समझते हैं बेटा, ये देखो, जैसे नाइट्रोजन है, ये ठीक, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, ये है डोनर, नाइट्रोजन डोनर, एक डोनर एटम। हाइड्रोजन तो नहीं डोनेट कर रहा ना। OH में किसके पास लोन पेयर होंगे? ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन डोनर है।
Cl में किसके पास है? क्लोरीन के पास है। तो मोनोडेंटेट जिसमें एक डोनर एटम होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेट। क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेट। अमोनिया हो गया, ठीक। मिथाइल एमीन CH3NH2, इसमें कौन डोनर है बेटा? इसमें ये नाइट्रोजन डोनर है। ये कार्बन के पास तो नहीं होंगे ना, ध्यान से देख लीजिए। ये यहां पर ऐसे लिगेंड मैंने लिखे हैं जिनमें एक डोनर एटम है। क्लियर होगी बात? तो इनको किसमें रखा जाएगा? मोनोडेंटेट की कैटेगरी में। किसमें रखा जाएगा? मोनोडेंटेट की कैटेगरी में। अब डाइडेंटेट, अभी अभी मैंने आपको बताया, इथेन 1,2 डाइअमीन NH2 CH2 CH2 NH2। ये देख लीजिए, ये नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपनी आत्मा की शांति के लिए ऐसे कर लो, समझ में आएगा। इसके पास लोन पेयर है बिल्कुल, डोनेट करेगा। इसको भी ऐसे कर लो, नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन जोड़ लो इधर, ये हाइड्रोजन जोड़ लो, जोड़ लिया। ये देखो 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट में 5 होते हैं कि नहीं? अब ये मान लो सेंट्रल मेटल है, तो ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा, तो ये बाइडेंटेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइडेंटेट। क्या कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी देख लो। कुछ बच्चे होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, ये भी समझ ले बेटा। ये देखो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4। बात समझ आ रही है? ये तो जिनके पास है ही नहीं तो वो डोनेट क्या करेंगे? तो ये है क्या? इथेन 1,2 डाइअमीन, अभी अभी बताया था न्यूट्रल लिगेंड में, इसको ईएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएन। ये भी कैसा है बेटा? बाइडेंटेट। इसमें 2 डोनर एटम एक साथ डोनेट कर रहे हैं, ठीक। ऑक्सिलेटो C=O-, दिस इज ऑक्सिलेटो। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलेटो। या फिर कभी कभी ऐसा लिखा मिलेगा C2O4 2-, ये ऑक्सिलेट है बेटा। ये भी बाइडेंटेट है, इसमें ये डोनर है और ये डोनर है, ये दोनों ऑक्सीजन डोनर है, ठीक। एक साथ ये मेटल को डोनेट करेंगे। इसके बाद पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट ये जो यहां लिखा है ना EDTA, दिस इज पॉलीडेंटेट। ये हेक्साडेंटेट है लेकिन पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉलीडेंटेट में सारे आ जाते हैं, ट्राई टेट्रा सारे, ठीक। तो ये आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गया। अब एम्बीडेंटेट। क्या? एम्बीडेंटेट। अब मैंने बताया कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है 2 डोनर एटम है, ठीक, लेकिन एक वक्त में एक ही डोनर की तरह काम करेगा। और यहां पे देखिए बाइडेंटेट में एक वक्त में दोनों डोनर एटम दोनों क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, ठीक। जैसे ये देखिए MnO2, ये सेंट्रल मेटल है। NO2 यहां कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। ये डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं ONO, कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन है वही ना, NO2 लेकिन यहां नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां ऑक्सीजन। दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं कि नाइट्रोजन भी करे ऑक्सीजन भी करे। तो एम्बीडेंटेट क्या होगा? जिसमें एक वक्त में एक ही डोनर, भले हमारे पास 2 हैं पर एक वक्त में एक का यूज करेंगे। और बाई क्या होते हैं? दोनों एक साथ यूज होंगे, दोनों। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार आप ये देखिए SCN थायोसाइनेटो या MnCS, दैट्स इट, आइसोथायोसाइनेटो। SCN इसको क्या बोलते हैं? नाम लिख लेना, थायोसाइनेटो। क्या? थायोसाइनेटो, इसको आइसोथायोसाइनेटो। यहां कौन डोनेट कर रहा है? सल्फर। वहां पे कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। बात समझ आ रही है? ठीक, कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। ये चीज याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको एम्बीडेंटेट बता दिया, ये मैंने आपको पॉलीडेंटेट बता दिया, डाइडेंटेट और मोनोडेंटेट, ठीक। अब याद रखिएगा, अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्या? IUPAC नेमिंग, जो कि एग्जाम में मतलब 101% है कि अभी लास्ट ईयर 2026 में 2025 में एमपी बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों में पूछे गए हैं IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? बहुत बढ़िया। आप सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है, अब आज मैंने आपको सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC के रूल्स पढ़ेंगे और साथ में ह्यूज अमाउंट में जितने भी NCERT टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट में और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, पूरा का पूरा लेक्चर हमारा IUPAC नेमिंग पे डेडिकेट होने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको सारा बेसिक क्लियर कर दिया है। एक एक डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिएगा, एक एक टेबल अच्छे से बना लेना है, ठीक है, सारी चीजें कर लेनी है। मैंने आपको बताया मेरा वादा है 70 आउट ऑफ 70 का आपसे।
एक मार्क्स इधर उधर होने नहीं दूंगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और आपको पता है कि एनसीईआरटी कट कॉपी पेस्ट आती है, ठीक। तो अगर आपको एक नंबर भी मिस नहीं करना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 घंटे का लेक्चर मतलब 1 घंटे पढ़ाई। ऐसा नहीं 1 घंटे का लेक्चर तो 25 मिनट रीलबाजी, बाकी टाइम पढ़ाई, नो। पूरा टाइम, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि ऐसे कौन से वो टीचर्स हैं जो ये रीलबाजी कर रहे हैं, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे कमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसे कमेंट देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना है तो इस चैनल में बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।